हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 69वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। इसमें टोटल 11 मॉडल प्रश्न पत्र है और इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 8 यानी कि सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 8 कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से अदिश राशि इसमें से कौन सी है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाल। चाल जो है यह एक अदिश राशि है। बाकी देखिए, बल, वेग और विस्थापन ये सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। निम्न में से वेग का विमीय सूत्र कौन सा है। इसमें से डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है वेग का। तो देखिए, वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर क्या होगा, तो ये आपका विस्थापन हो जाएगा बटा समय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, विस्थापन यानी कि एल हो जाएगा और समय यानी कि ये टाइम हो जाएगा। तो अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से हो जाएगा, एल और टी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। चलिए, और मैंने दृष्टि आयुष का भी 6-7 सेट कवर कराया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। नहीं करता है, तो यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, विद्युत मोटर। देखिए, माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है और नीचे से आपको आंसर चुन करके बताना है। भौतिक राशि दिया गया, उनका इकाई दिया गया है। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। कार्य का जूल हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी जूल हो जाएगा कार्य का। उसके बाद आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है ससंजक बल के कारण। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ससंजक बल के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है। कैलोरीमीटर जो है यह बनाया किस धातु का जाता है, तो ताम्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबे का यह बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए, बिहार के जितने भी खनिज संसाधन हैं, जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं, उसको देख लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो मैंने कराया हुआ, अगर इतना बताने लगूंगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा। इसीलिए चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो फ्रेंड्स, ये सवाल जो है ये करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यह गैस जो है, यह गैस कौन सा है, आपने हाइड्रोजनीकरण सुना होगा। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में, तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या इंगित करती है। तो नाभिक में प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक प्लास्टिक का उदाहरण है इसमें से।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सभी हैं। ठीक है, इसमें से सभी हो जाएंगे, बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरिन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व ही होते हैं, और इन सभी को लघु आवर्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता पूछा गया। जल में अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट एवं सल्फर के कारण होता है, और इसे दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन जो है इसमें से कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन जो है ऑक्सीकरण है, रासायनिक भी है और ऊष्माक्षेपी भी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? नहीं करता है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा एनालिना, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। एगोरिकस ये जो है नहीं करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिला करके रखा जाता है? तो यह रसायन जो है, यह रसायन कौन सा है? यह रसायन है डेक्स्ट्रेट और एक है सोडियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ से देखिए 1 और 2 करेक्ट हो रहा है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधनों में संग्रहित होती है? तो यह रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के बीच बंधों में जो बॉन्ड होता है रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह समस्थानिक जो है कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में जमा होती है। तो ऑप्शन में देखिए ग्लाइकोजन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा घास, फिर कीट, मेढक, सर्प और गरुड़, ये वाला जो है सही क्रम दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान के एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो देखिए ये जो कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है, कहाँ से? हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। देखिए एक तरफ दर्शन दिया गया है और दूसरे तरफ जो है उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। योग दर्शन, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सांख्य दर्शन का क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ठीक है, सही पहचान करना है, युग्म की सही पहचान करें, सॉरी मिलान नहीं कर रहा है, सही पहचान करना है। तो सांख्य दर्शन का हो जाएगा कौन? तो कपिल मुनि। तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला गलत हो गया। योग दर्शन का जो है पतंजलि, ये सही दिया गया है। न्याय दर्शन का गौतम, तो ये भी गलत हो गया। और उत्तर मीमांसा का बादरायण। ठीक है, चलिए तो ये सही दिया गया। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही मिलान करना है आपको। 22 नंबर देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और राइट आंसर चुनना है। देखिए एक तरफ महाजनपद का नाम है और उनकी राजधानी दिया गया है। तो देखिए मल महाजनपद, अच्छा सबसे पहले ये जो 16 महाजनपद हैं उनकी चर्चा कहाँ की गई है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर हो जाएगा, कंबोज का हाटक हो जाएगा, अस्मक का पाटन या पोतली आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पंचाल का हो जाएगा अहिछत्र, और मगध का गिरिब्रज या राजगृह, यहाँ देखिए गिरिब्रज। तो अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था?
अंतिम व्यक्ति पूछा गया है, तो यह अंतिम व्यक्ति जो था यह कौन था, तो सुभद्र थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? व्याख्या नहीं पूछा गया है। तो देखिए कौटिल्य के जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसी में सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या की गई है। इसमें श्रेष्ठ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिजरी संवत आरंभ हुआ था कब, बताइए? तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मध्यकालीन शासक बलवन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो इस विद्रोह को दबाया था मुकदीन, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, निम्न में से किसके सेनापति थे? तो यह सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां। उसके बाद देखिए कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी रामानंद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 29 नंबर देखिएगा कि निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो अकबर के समय चित्रकार कौन थे? तो दसवंत, बसावन, उसके बाद अगर बात करें केशवलाल, मुकुंद, अब्दुल समद। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि यहाँ से सही उत्तर आपको चुन करके बताना। अब यहाँ पर देखिए अकबर के दरबारी चित्रकार थे, तो ये अब्दुल समद थे। अब्दुल समद अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अब्दुल हसन अकारिजा ये जहांगीर के थे, और मीर सैयद अली जो थे ये हुमायूं के थे। ठीक है, तो इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें से केवल एक होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था? तो यह स्टेटमेंट जो है यह आरसी मजूमदार का था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टोनोवा का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? पोर्टोनोवा का युद्ध हैदर अली और आयरकुट के मध्य हुआ था। 1781 में मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकुट के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली पराजित हो गए थे 1781 में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदर अली और सर आयरकुट। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है चार्ल्स मेटकॉफ को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो यह स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का इनको पैगंबर कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनको कहा जाता है, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, वयोवृद्ध नेता जो है किसको कहा जाता है? जरा आप कमेंट करके बताइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है किया गया था दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है? सही कथन आपको चुनना है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, गलत है, एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी जो है गलत दिया गया है। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा सबसे युवा व्यक्ति मेरे ख्याल से अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है, 1 बार इन्होंने किया है, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, बांकीपुर में और गया में, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता दिया गया है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में। अच्छा, दिल्ली में हैदर रजा ने किया था, ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था,
कहाँ पर दिया गया है, हाँ, और पंजाब में किसने किया था, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था। तो यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय दिया गया है। तो अब आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से। चलिए नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित। अब यहाँ पर देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण घोषणा 11 में हो गई थी, लेकिन ये स्थानांतरित हुआ था 12 में। ठीक है, 1912 में। कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन 1907 हो जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन 1906 हो जाएगा। तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे इजीली, मेरे ख्याल से 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में देखिए सी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है ये किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, चलिए 1936 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। तो इंडिया हाउस है 1905, क्लियर। और श्यामजी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था 1905 में ही, और उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी। तो इनको दिया गया था काकोरी षड्यंत्र केस में। काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। ठीक है, 1925 में यह घटना हुआ था। चलिए, इस केस में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये महात्मा गांधी जी। उसके बाद चलिए 44 नंबर है कि महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय लौटाया था। ठीक है, कैसर हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने लौटाया था। तो राइट आंसर आपका असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 45 नंबर कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। मैंने कई बार बताया है, रॉल्फ फिश था। ठीक है, रॉल्फ फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही युग्म इसमें से पहचानना है, सही युग्म इसमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे सही युग्म जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सही दिया गया है। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बिहारी ब्रजकिशोर प्रसाद गलत दिया गया है, बिहारी महेश नारायण। आनंद मठ जो है यह आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद दसरोजा आपका हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, चलिए, तो यही सही दिया गया है। उसके बाद देखिए पटना में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। तो बाबा ठाकुरदास जी ने किया था। तो बाबा ठाकुरदास राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक बिहार का इतिहास मैंने कवर करा हुआ है, ये सभी प्रश्न उसमें मिल जाएंगे आपको। क्विक रिवीजन हो जाएगा, 50 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। देखिए बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई। तो ये सचिंद्र सन्याल ने, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 में सचिंद्र सन्याल ने स्थापित किया था। ठीक है, तो सचिंद्र सन्याल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी है इसमें से। तो देखिए ये आपका 1 और 4 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर देखिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया था। ट्राइफेड का गठन जो है ये कब किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका। देखिए ट्राइफेड का गठन 1987 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्राइफेड जनजातियों को उनको उत्पादों को बेचने और उसकी सही मूल्य दिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर है कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। तो इसमें निर्माण शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें निर्माण शामिल नहीं है, इसमें रिफाइनरी उत्पाद हैं, उसके बाद विद्युत है, इस्पात है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक शामिल हैं। इसमें जो है निर्माण नहीं है। उसके बाद देखिए भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह जो रुपया है इस तरह से लिखा जाता है, उसको कब अपनाया गया। तो इसको अपनाया गया 2010 में। ठीक है, 2010 में अपनाया गया। चलिए उदय कुमार के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया, तो 2010 हो जाएगा। बजट एक लेखपत्र होता है
तो यह होता है सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। उसके बाद देखिएगा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो ये जो है 55.3% हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 55.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उसके बाद देखिए चालू खाता घाटा क्या होता है? तो ये देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,37,460.94 करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए पूरा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए। तो ये पूरा ऐसे लिखा जाता है PURA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। ठीक है, तो ये APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो यह राजस्व व्यय के अंतर्गत किया जाता है। 61 नंबर देखिएगा सूची दिया गया है और उनको मिलान करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री चैनल हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य कितना हो जाएगा? तो ये 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल हो जाएगा और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो है डंकन पास हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो ये कार्डमम पहाड़ी है, यानी कि इलायची की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा किस नदी का उद्गम स्थल चमयांगडुंग ग्लेशियर है? तो यह कौन सी है? सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु तिब्बत के मानसरोवर के निकट से चमयांगडुंग ग्लेशियर से जो है निकलती है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो यह पश्चिमी जेट प्रवाह है। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? लेटेराइट मिट्टी के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से गलत दिया गया। देखिए लेटेराइट मिट्टी जो होता है लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, सही है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता होती है। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपका नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है, ये गलत दिया गया है। इसमें सामान्यतः लौह और एल्युमिनियम की कमी होती है। तो देखिए इसमें जो है लोहा और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है यह मिट्टी, तो ये भी गलत दिया गया है, ये समृद्ध होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र और असम में है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो पूछा गया कौन सा गलत है, तो इसमें से गलत बी और सी हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। देखिए मिलान करना है। गारो जनजाति, गारो कौन सा हो जाएगा बताइए? मेघालय, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, टोडा तमिलनाडु। ठीक है, बिल्कुल क्रम से दिया गया 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव वन है? तो ये पहले भी आपने कर रखा है, पश्चिम बंगाल होगा राइट आंसर इसका। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है या किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। राजस्थान, फिर गुजरात, असम, फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर राजस्थान दिया गया है। निम्न में से किसमें जाति विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण में नहीं किया जाता है? परिरक्षण में नहीं किया जाता है, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का जो है
उपयोग किया जाता है कहाँ पर, तो पटाखों के बनाने में तथा कीटनाशक की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी भू आवेशित यानी कि स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसमें से कौन सा है, तो यह पराग्वे है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 देश पराग्वे और बोलीविया ये स्थलरुद्ध देश हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है, तो यह तत्व जो है कौन सा तत्व बनता है, तो लोहा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लोहा हो जाएगा। किसी तारे की नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और यह कार्बन क्रमशः भारी पदार्थों जैसे लोहे में परिवर्तित हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 74 नंबर कि एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या है, तो ये रेखा जो है होमीसिस्मल लाइन है। ठीक है, होमीसिस्मल लाइन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसमें से कौन से देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती ये देश आते हैं। ठीक है, तो पूछा गया इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया सभी हैं, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, उत्तराखंड हो जाएगा। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह राजमार्ग जो है कौन सा है, 31 है। ठीक है, NH 31। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या जो है यह किसका है, शेखपुरा का है, और सबसे अधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है, तो शेखपुरा और शिवहर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनगणना का वीडियो मैंने करा दिया है, देख लीजिएगा, सारा प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये गोपालगंज का है, गोपालगंज का 1021 हो जाएगा। सबसे कम मुंगेर का है, वहाँ पर 876 है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो भारत में जो है 80.9%। एक बार आप लोग आंकड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अफगानिस्तान की सीमा जो है निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है, तो यहाँ पर देखिएगा अफगानिस्तान की जो सीमा है ये सभी देशों से लगती है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा सभी देशों से लगती है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। 83 नंबर देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बताइए क्या है, सही दिया गया है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा की क्षय की दर में कमी आती है, बताइए, तो ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया, तो इनको निर्वाचित किया गया, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, प्रांतों के विधानसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो ये अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किस में मिलती है, तो यह जो मिलती है किस में मिलती है, प्रस्तावना में भी है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नागरिकों के लिए समान एवं आर्थिक विकास से संबंधित आपका ये भी आपने पढ़ा होगा, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात कही गई है, तो ए और सी इसका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में पंचायती राज दिवस इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, 73वां पंचायती राज से संबंधित है, तो 24 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो ये अशोक मेहता समिति है। 1977 में इसका गठन किया गया था और रिपोर्ट इन्होंने 1978 में दिया था, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया,
तो यह 92वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली को जोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसमें से राष्ट्रीय पार्टी जो नहीं है ये आपसे पूछा गया है। एनसीपी है, एनपीपी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ये भी है, बीएसपी भी है। तो सारे के सारे ये राष्ट्रीय पार्टी हैं, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की यह पहली पार्टी है एनपीपी, जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा इसको दिया गया है। वर्तमान में अगर बात करें टोटल 8 जो है नेशनल पार्टीज हैं। आम आदमी पार्टी भी उस राह पर चल पड़ा है, उसको भी अब दर्जा दिया जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम यानी कि ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे पहले तो आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा, उसके बाद गया हो जाएगा यानी कि 2-1 हो गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। 2-1-3-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्य का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या इसमें से सही नहीं दिया गया? देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं तथा राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग भी लेते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, किसके बारे में? तो मनोनीत सदस्य। तो अभी मैंने बताया राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है और राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पूछा गया कि क्या सही नहीं है, तो सारे सही हैं, इसमें से सही क्या नहीं है? तो कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। असत्य मेल को चुनना है, इसमें से असत्य आपका कौन सा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति अभिवृद्धि है, उसका शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। अनुच्छेद 49 में ग्राम पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत का गठन जो है 49 में नहीं है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, ये भी गलत है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन है। 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का रक्षा करना। 45 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये भी गलत दिया गया। 45 में क्या है? तो बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? तो आपका 3, 4 और 5 जो है असत्य मेल दिया गया है। 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह आपका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? बताइएगा राइट आंसर। तो 126वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 331 और 333 से संबंधित है। ठीक है, 331 और 333 से यह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को समक्ष किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है 98 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो यह वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टि रखता है। चलिए उसके बाद देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यह आर्टिकल 32 में है और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो यह आर्टिकल 343 है। ठीक है, 343। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
अभी अब मैंने बता भी दिया, आप ज़रा कमेंट करिएगा। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कल ही मैंने बताया था। विश्व हिंदी दिवस जो है यह 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2022 की थीम निम्नलिखित में से इसमें से क्या है? तो सबके लिए लंबी उम्र, ठीक है। विश्व प्रतिरक्षण यानी कि टीकाकरण सप्ताह इसको कहा जाता है, 24 से 30 अप्रैल तक जो है मनाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किस भारतीय ने जीता है? तो इनका नाम है रिकी केज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? मंगोलिया में, ठीक है, मंगोलिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। उसके बाद देखिए, 14 से 15 मई को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया मुंबई में। उसके बाद चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से स्थानीय साहित्य भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह ओम बिरला जी, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उन्हीं के द्वारा की गई। एक दिवसीय वार्षिक आईसीसी टीम रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम पहले स्थान पर है? तो यह टीम जो है यह न्यूजीलैंड की टीम है, ठीक है, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कोविड-19 पर दूसरी वैश्विक शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा कब आयोजित किया गया? ये किया गया 12 मई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? पुलित्जर पुरस्कार जीता है वाशिंगटन पोस्ट ने, वाशिंगटन पोस्ट ने जीता है। उसके बाद देखिए, बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ममता बनर्जी जी को, पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं को किया गया, ममता बनर्जी जी को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 8000 मीटर ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो इनका नाम प्रियंका मोहिते है। प्रियंका मोहिते राइट आंसर हो जाएगा, प्रियंका मोहिते, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में जो है चालू किया गया है? तो यह शहर है राजस्थान का जैसलमेर। उसके बाद देखिएगा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह निम्नलिखित में से कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो यह है 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद देखिए, देश का 29वां इंडियन ग्रीनफील्ड काउंसिल को कहाँ लॉन्च किया गया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को। तो यह कहाँ पर? तो यह पटना में किया गया, ठीक है। देश का 29वां इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को पटना में लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित की गई? तो यह भुवनेश्वर में आयोजित की गई, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। संभव एवं स्वावलंबन नामक पहल की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? यह मंत्रालय है एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई के द्वारा अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ के सहयोग से जो है किया गया इसका शुरुआत। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के, तो राइट आंसर इसका एमएसएमई हो जाएगा। भारत के बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना किस देश में की गई है? तो यह देश है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड के लिए दिशांक ऐप विकसित किया गया है? तो यह कर्नाटक के द्वारा दिशांक ऐप विकसित किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जपोरोजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह जो है कहाँ पर है? यूक्रेन में है। ये चर्चा में रहा था रूस यूक्रेन वार में, याद रखेंगे इसको। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गई हैं? तो ये झूलन गोस्वामी हैं। उसके बाद देखिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, ठीक है, एक्सेल्सन। चलिए, उसके बाद देखिए, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ की गई? तो ये किया गया है इंदौर में। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सिंधुताई सपकाल के जनवरी 2022 में निधन हो गया है। डॉक्टर सिंधुताई सपकाल वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इनका संबंध जो था ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसके बाद चलिए, 124 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, सौर गठबंधन जो है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला
102 नंबर का देश जो है कौन बना है? यह देश जो है एंटीगुआ और बरमुडा है, तो बरबुडा हो जाएगा, बरबुडा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 25वां युवा महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया गया? ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह किसको दिया गया है? मैथिली ठाकुर को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2025 तक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से बिहार के धीरज कुमार और पल साक्षी को सम्मानित किया गया। ठीक है, जबकि अगर 2021 अगर पूछा जाएगा तो ये ज्योति कुमारी को दिया गया, 2021 वाला। धीरज कुमार पल साक्षी को दिया गया 2022 में। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना निम्न में से किस स्थान पर रहा है? 38वां स्थान रहा है पटना का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये अपना राज्य बिहार है। ठीक है, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी इनका नाम है, अवध बिहारी चौधरी। उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी है? तो यह उपलब्ध क्षमता जो है यह 6462 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है बताइए मुझे कमेंट करके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं? वर्तमान में जो है 13 चल रही हैं। ठीक है, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में चल रही लघु जल परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता कितना है? तो यह क्षमता 54.3 मेगावाट का है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भारत में पूछा गया, कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा फिर कम। तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो ये 2.5% थी। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम, फिर ज़्यादा फिर कम बताना है। तो कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, 140 तक ही हम कवर करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित हैं? तो ये टोटल 17 है। ठीक है, 17 टोटल राइट आंसर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने